राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है। यह फैसला जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने 14 अगस्त की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। हरियाणा में दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना लागू करने की घोषणा कर दी गई है। योजना 25 सितंबर से लागू होगी। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर टैरिफ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित जीएसएस एंड मैरी कॉलेज समेत करीब 20 कॉलेजों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले, जिसके बाद पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और कॉलेज परिसरों को खाली कराया गया। यमुना नदी के किनारे स्थित जल बोर्ड के 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 14 संयंत्रों के काम नहीं करने से जीवनदायिनी यमुना प्रदूषण की चपेट में। दिल्ली के पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की अनुमति देने के उपराज्यपाल के नोटिफिकेशन के खिलाफ वकीलों का न्यायिक बहिष्कार छठे दिन भी जारी। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर 84 मीटर के पार पहुंच गया है। खतरे का निशान 84.734 पर है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन से हुई तबाही से दुश्वारियां बढ़ गई हैं। राज्य में सैकड़ों सड़कें, बिजली ट्रांसफार्मर व जल आपूर्ति योजनाएं ठप हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक गैर कानूनी 4 मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खराब मौसम के चलते पिथौरागढ़ में आयोजित मोस्टामानो महोत्सव में शामिल नहीं हो सके और देहरादून से ही कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने आयोजनकर्ताओं, कलाकारों और सहभागियों को शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने 62 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 55 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन और मोस्टामानो मंदिर सौंदर्यकरण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि ये परियोजनाएं स्थानीय जनता की मूलभूत जरूरतें पूरा करेंगी। मोस्टामानो महोत्सव को पिथौरागढ़ की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और उन्नति की कामना की। आप सबका आज इस मेले में जोश देखकर, उत्साह देखकर, छोटे बच्चों की उमंग देखकर सच में मैं उसको महसूस कर पा रहा हूं कि आप सबके मन में किस प्रकार से आनंद का अनुभव हो रहा है। आज के इस अवसर पर हम पिथौरागढ़ जनपद के 62 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 55 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं पर्यटन से जुड़ी विभिन्न विकासपरक योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के साथ ही हम भगवान मोस्टामानो मंदिर के सौंदर्यीकरण के कार्यों का शिलान्यास भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी योजनाएं न केवल पिथौरागढ़ क्षेत्र के सभी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन में भी अहम योगदान देंगी। भाइयों बहनों, मोस्टामानो देवता वर्षा का देवता माना जाता है। जब कभी क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो यहाँ के लोग मोस्टा देवता की आराधना करते हैं और देवता भी अपने भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर समय पर वर्षा करके हम सबको संजीवनी प्रदान करते हैं। सदियों से मेला हमारी आस्था, विश्वास और समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है, जो हमारे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के संघर्ष और साधना को प्रदर्शित करता है। ये केवल एक धार्मिक एवं पारंपरिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये न केवल हमारे पूर्वजों की महान परंपराओं का हमें स्मरण कराता है, बल्कि कृषि, पशुपालन से जुड़े हमारे ग्रामीण जीवन की
विशिष्टताओं को भी दर्शाता है। मैं भी बचपन से ही इस मेले में आया करता था। यहाँ के लोकगीतों की मधुर धुन, लोक नृत्यों की उमंग और पारंपरिक व्यंजनों की सुगंध आज भी मेरी स्मृतियों में उतनी ही ताज़ा हो मानो कल ही की बात हो। मेरा मानना है ऐसे आयोजन हमारी समृद्ध परंपराओं को संजोए रखते हुए उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में अनेक उल्लेखनीय और ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। चाहे अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का बनना हो, महाकाल लोक के निर्माण का हो, या बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम के नवनिर्माण पुनर्निर्माण का हो, या हमारे भगवान महादेव के पवित्र स्थल आदि कैलाश की यात्रा का प्रारंभ होना हो। आज हमारी धार्मिक विरासतों को दिव्यता और भव्यता के साथ पुनर्स्थापित कर देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नई दिशा प्रभावित की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ साथ धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण और निर्माण के लिए भी और हमारी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम केदारखंड की भांति मानसखंड के स्थित कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों के भी पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण हेतु संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार इस पवित्र स्थल के सौंदर्यीकरण हेतु लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। साथ ही जहां एक और यहाँ कैफेटेरिया एवं व्यू पॉइंट का निर्माण कराया है, वहीं चंडिका मंदिर मार्ग पर कियोस्क और पशुपतिनाथ मंदिर में योगदान का निर्माण कार्य भी कराया गया है। यही नहीं, हम 6 करोड़ से अधिक की लागत से गंगोली हाट में हाट कालिका मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी करवा रहे हैं। वहीं 43 करोड़ रुपए की लागत से बजेटी शनि मंदिर, हनुमान मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप आधुनिक पार्किंग स्थलों का निर्माण भी किया जा रहा है। हम पारंपरिक और पौराणिक मेलों के मूल स्वरूप को यथावत रखने के लिए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ सहित संपूर्ण क्षेत्र के संपूर्ण जनपद के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। राहुल गांधी ने बिहार की सीतामढ़ी से मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान रीगा विधानसभा क्षेत्र के बैरगिनिया में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि यह यात्रा संविधान बचाने के लिए है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनमें अधिकतर गरीब, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समाज के लोग शामिल हैं। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में वोट चोरी का भी आरोप लगाया। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, इंडिया गठबंधन की पूरी टीम, भाइयों और बहनों, आप सबका दिल से मैं स्वागत करता हूं। 11 दिन से हम इस यात्रा पे हैं। यात्रा का नाम वोटर अधिकार यात्रा, मगर ये सिर्फ वोट का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वोट चला जाएगा तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। ये शुरुआत वोट से हो रही है। वोट के बाद राशन कार्ड जाएगा, राशन कार्ड के बाद जमीन जाएगी, जमीन के बाद सारे के सारे अधिकार जाएंगे। आप देखिए, जहां भी आप देखो जमीन एक्वायर होती है, गरीब से एक्वायर होती है, कमजोर लोगों से एक्वायर होती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाती है। इस किताब में लिखा है कि हर व्यक्ति को 1 वोट मिलेगा। और महाराष्ट्र में हमने इनकी चोरी पकड़ी, कर्नाटक में इनकी चोरी पकड़ी, हरियाणा में इनकी चोरी पकड़ी। महाराष्ट्र में चुनाव होता है, लोकसभा में हम जीतते हैं, हमारी मेजॉरिटी आती है। 4 महीने बाद वही जगह, उसी स्टेट में, उसी महाराष्ट्र में चुनाव होता है,
और हमारा गठबंधन दिखाई नहीं देता। जिस गठबंधन ने लोकसभा में जीत पाई, वो गठबंधन 4 महीने बाद गायब हो जाता है। हमने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा कि ये जो नए वोटर आए हैं, जैसे यहां पे 65 लाख लोगों को काटा है, जोड़ेंगे भी या ये मत सोचिए सिर्फ काट रहे हैं, ये जोड़ेंगे भी, फेक वोटर जोड़ने का काम भी करेंगे। वैसे तकरीबन 1 करोड़ फेक वोटर, 1 करोड़ लोग महाराष्ट्र में आए लोकसभा के बाद। लोकसभा में वोटर लिस्ट में नहीं थे, विधानसभा में आए। महाराष्ट्र में लोकसभा में जितने वोट मिले, जितने हमें मिले, उतने विधानसभा में मिले। 1 वोट कम नहीं था हमारा। मगर जहां भी नए वोटर आए, वहां पे बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर के वोट मिले और बीजेपी जीती। उसके बाद कर्नाटक में हमने अपनी टीम से कहा, 1 सीट में चेक करो, 1 सीट में महादेवापुरम में, 1 असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर मिले और उसी असेंबली में जीतकर बीजेपी लोकसभा जीती। बाकी 6 असेंबली में कांग्रेस जीती। 1 असेंबली में वोटर डाले गए, 1 लाख फर्जी वोटर, वो सारे के सारे बीजेपी को मिले और बीजेपी जीत गई। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है। ये संविधान, मेरे जो दलित भाई हैं, आप भूलिए मत, ये संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। ये किताब हिंदुस्तान की किताब है, हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की किताब है। और मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, आप याद रखिए, आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। जो भी आपको अधिकार मिले हैं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं, संविधान के कारण मिले हैं। संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं। लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं। उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है, एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। वोट चोरी ये गरीबों से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, ये आपकी आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिहार की मतदाता अधिकार यात्रा में इस्तेमाल हो रही भाषा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पात्रा ने कहा कि लोकतंत्र में मर्यादा का पालन जरूरी है। उन्होंने सुषमा स्वराज का हवाला देते हुए याद दिलाया कि राजनीति में विरोध विचारधारा का होता है, न कि व्यक्तिगत शत्रुता का। जैसा कि अभी संजय जी ने बताया, जिस प्रकार से एक यात्रा चल रही है बिहार में और उस यात्रा में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, दुख के साथ इसलिए क्योंकि स्वाभाविक है, लोकतंत्र में एक मर्यादा होता है। लोकतंत्र में मुझे याद आता है सुषमा जी की वो बातें, जब उन्होंने सदन में कहा था कि हम शत्रु नहीं हैं, हम विरोधी हैं, विचारधारा के विरोधी हैं, हम शत्रु नहीं हैं। और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे नेता करते रहे हैं, ये हमने देखा है। और आज जब भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी।
वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है। बिहार की जनता है, जहां से चाणक्य हुए, जहां से बुद्ध हुए, जहां से भाषा की प्रवाह बही है, जहां से ज्ञान और संस्कृति की प्रवाह बही है, वह बिहार की जनता इस प्रकार की भाषा को देख रही है, उसे परख रही है और उसका जवाब भी देगी। और इसका जनक कोई है तो वो राहुल गांधी है। दरभंगा की रैली से मंच पर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया, उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए, उसका विश्लेषण करिए। राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है। खिसियानी बिल्ली चाहे कितना भी खंबा नोच ले, याद रखिए मर्यादा एक ऐसा विषय है जिसे भारतवर्ष पसंद करता है और अमर्यादित भाषा और अभद्र भाषा को भारतवर्ष पसंद नहीं करता है। खेद के साथ कहना पड़ रहा है, यह पहली बार नहीं हुआ है। इस बार सदन के सत्र में मैं भी वहां मौजूद था, दुख हो रहा था। पूरे सत्र में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार का स्लोगनियरिंग किया गया, स्पीकर साहब ने भाषा के मर्यादा के तार तार होने का हवाला दिया था अंतिम दिन में लोकसभा में साइनाडाई होते समय। और यह पहली बार नहीं है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया गया है। 2012-13 से ही और उससे पहले से, जब से उनमें एक पोटेंशियल नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, एक संभावित नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, तब से कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर इस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रही है। सोचिए किस देश में हमें कहती है कांग्रेस पार्टी कि ये तो हिटलर शाही है, ये तो डिक्टेटर है। किस देश में, पूरे विश्व के किस देश में जो लोकतांत्रिक देश है, किस देश में उनके राष्ट्राध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? इतना गाली देने के बाद इन्हें लगता है यह हिटलर शाही है। तो यदि इनको लोकतंत्र दिया जाए, सही मायने में जो इनके हिसाब से लोकतंत्र है, तो केवल मारना ही बाकी रह जाएगा। तो इसलिए राहुल जी, आपने एक राह चुना है, मोदी जी ने मर्यादा का राह चुना है। जीत तो हमेशा मर्यादा की ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना लागू करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह योजना 25 सितंबर से शुरू होगी। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगी है। योजना के तहत हरियाणा की 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये बहुत ही अद्भुत हम कहेंगे कि विधानसभा के सत्र के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक, और उस बैठक में एक ही एजेंडा, सरकार महिलाओं को
लेकर के कितना गंभीर है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 11 वर्षों से जो डबल इंजन की सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के हित में लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक्चुअल में गरीब व्यक्ति मजबूत हुआ है। आजादी के बाद पहली बार ऐसी योजनाएं जिससे गरीब व्यक्ति को चिंता मुक्त किया है, ऐसी योजनाएं विकसित भारत के 4 स्तंभ बताए हैं, जिनमें महिलाओं की अहम भूमिका है। महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार नित्य नई योजनाएं लागू कर रही है। मुझे खुशी है आज बताते हुए कि हमने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में जो हमने जनता के सामने रखा था, इस संकल्प पत्र को हम हमारी सरकार के लिए गीता के समान मानते हैं। हमने विधानसभा के चुनाव के दौरान ये भी कहा था कि संकल्प पत्र हमारा भगवान है और भगवान के रूप में हमारी हरियाणा प्रदेश की 2,80,00,000 जन हैं। हम अपने संकल्प पत्र के एक विषय को, चाहे वो 2014 का है, चाहे वो 2019 का है और चाहे ये 2024 का है, वो पूरा करने का संकल्प अगर किसी सरकार का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रही है वो डबल इंजन सरकार का है। आज विधानसभा की समाप्ति के बाद पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये हमारा संकल्प है। 25 सितंबर 2025 को हमारी जो बहन 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित हो या अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर टैरिफ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जब भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया तब सरकार को भी सख्त कदम उठाने चाहिए थे। केजरीवाल ने इसे किसानों के साथ बड़ा धोखा बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। आज जो मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं वो पूरे देश के किसानों के लिए बहुत अहम मुद्दा है। पिछले दिनों मोदी जी ने निर्णय लिया है कि ट्रंप के दबाव में, अमेरिका के दबाव में ये निर्णय लिया गया है कि अमेरिका से जो कपास, कॉटन
इंडिया आती है, अभी तक उस पे 11% ड्यूटी लगती थी। इस वजह से जो अमेरिका से कपास इंडिया आती थी, भारत के किसान जो कपास उगाते थे वो अमेरिका की कपास से सस्ती पड़ती थी और भारत के किसानों की कपास मंडियों के अंदर, बाजारों के अंदर बिक जाती थी। पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि वो 11% ड्यूटी जो अमेरिका से आने वाली कपास पे लगाई जाती थी, वो ड्यूटी हटा दी गई है। अब अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। 19 अगस्त से 30 सितंबर तक 40 दिनों के लिए, केवल 40 दिनों के लिए ये ड्यूटी हटाई गई है। 40 दिनों के लिए क्यों हटाई गई है? ये देश के किसानों के साथ कैसे बहुत बड़ा धोखा है। अब जो अमेरिका से कपास आएगी या आनी चालू हो गई है, वो कपास भारत के किसानों की कपास से मोटे मोटे तौर पे एवरेज 15 से 20 रुपए प्रति किलो अमेरिका की कपास सस्ती पड़ रही है इंडिया में। 15 से 20 रुपए प्रति किलो सस्ती पड़ रही है। तो भारत के किसान कहां जाएंगे? वो अपनी कपास कैसे बेचेंगे? हमारे किसानों की कपास अक्टूबर से मंडी में आने लगेगी। अभी जुलाई के महीने में हमारे देश भर में किसानों ने अपनी कपास लगाई है, बीज लगाया है, लोन लेके, कर्जा लेके उन्होंने अपनी कपास की बिजाई करी है। उन्होंने अपना पैसा लगा दिया किसानों ने। वो कपास अक्टूबर से मंडियों में आने लगेगी, अक्टूबर से बाजार में आएगी हमारे देश के किसानों की कपास। तब तक 30 सितंबर तक हमारे देश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अमेरिका की कपास खरीद चुकी होगी। वो सस्ती कपास खरीद चुकी होगी। उन्हें हमारे देश के किसानों की कपास की ज़रूरत ही नहीं होगी, जो महंगी भी होगी और तब तक उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। ये हमारे देश के किसानों के साथ धोखा हुआ है। जब अक्टूबर के महीने में हमारे देश के किसानों की कपास मंडी के अंदर आएगी, उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं बचेगा, औने पौने दाम के अंदर बेचनी पड़ेगी। पिछले साल ही 7700 रुपये एमएसपी था, वो भी कम था, जबकि मार्केट के अंदर एमएसपी मिल ही नहीं रहा था। 7000 में, उससे भी कम में सीजन जाते जाते 6000 रुपये के अंदर क्विंटल के ऊपर किसानों को कपास बेचनी पड़ी। इस बार तो वो भी नहीं मिलेगा लोगों को। इसमें गुजरात के किसान सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं, विदर्भा के किसान अफेक्टेड हैं, तेलंगाना के किसान अफेक्टेड हैं, पंजाब के किसान अफेक्टेड हैं। पूरे देश भर में लाखों करोड़ों किसान और उनके परिवार इससे अफेक्टेड है। और बड़े इंटरेस्टिंग है, ये वो बेल्ट है कपास की जहां पे सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर। हमें क्या करना चाहिए था? हमें कपास के ऊपर 11% से बढ़ा के 50% टैरिफ कर देना चाहिए था। यही किया दूसरे देशों ने। यूरोपियन यूनियन से जो कारें जाती थी अमेरिका ने उस पर 25% टैरिफ लगाया, तो यूरोपियन यूनियन ने 50% टैरिफ लगाया अमेरिका से आने वाली मोटरसाइकिल के ऊपर। इसकी वजह से ट्रंप को झुकना पड़ा। चाइना के ऊपर ट्रंप ने 10% से 145% टैरिफ लगाया, तो चाइना ने भी 125% टैरिफ लगाया। मैक्सिको, कोलंबिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, चाइना, हर जगह जहां हम देख रहे हैं उनकी सरकारों ने खड़े होकर ट्रंप का जवाब दिया है, डट के जवाब दिया है, बहादुरी से जवाब दिया है। आज हम इस मंच के जरिए मांग करते हैं मोदी जी से, मोदी जी ये कपास का जो ऑर्डर है 11% विड्रॉ करने वाला, इसको तुरंत प्रभाव से इस आदेश को विड्रॉ किया जाए और कपास, अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर फिर से 11% ड्यूटी लगाई जाए। हमारे देश के किसानों को बचाया जाए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र